Sarve Bhavantu Sukhina. A very good morning to all of you guys. Here we are going to start Udan, that is flying into air. It is all about the modern history of India. Okay, this is only for IS and nothing else. So it is a quick and comprehensive revision of your modern history. So now I am going to start. We are just flying into air. Okay, we are like the word, and we are on the visit of modern history. Okay guys, so our topic is for today India during advent of Europeans. Here the first is factors responsible for Europeans advent in India. वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल रहे यूरोपियंस के एडवेंट इंडिया में होने के लिए. द वेरी फर्स्ट इज एडवांसमेंट ऑफ यूरोपियंस इन आर्ट्स ऑफ शिप बिल्डिंग एंड इन नेविगेशंस. सबसे पहले यूरोपियंस ही थे जो शिप बिल्डिंग और नेविगेशन जो समुद्री यात्रा होती है उसमें पारंगत हुए और वे अपने आप को एक्सप्लोर किए और इस तरह से उन्होंने कॉलोनीज स्थापित की, जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया. ओके, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया. द सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियंस. दे आर नाउ इकोनॉमिकली डेवलप्ड. दैट्स वाई दे आर एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स. एंड द नेक्स्ट इज डिमांड फॉर लग्जरीज इंडियन commodities like spices, colicos, silk, various precious stones, porcelain etc. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन जो मसाले थे उनका मांग बढ़ गया. कहाँ पे? तो यूरोपियन कंट्रीज़ में. यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों मांग बढ़ गई? जैसे हम लोग जब देखते हैं कि ये है हम लोग का अर्थ पे यहाँ पे है इक्वेटर, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं. यहाँ 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे हम लोग का है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. वैसे नीचे जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब यहाँ पे चीज़ों का जो एरियाज़ हैं उनका बंटवारा कैसे हुआ है? ये टेम्परेट जोन है यहाँ हो गया, यहाँ टोरिड जोन है ना, यहाँ पे कैसे है कि एकदम कोल्ड वाला कंडीशन हो जाता है, यहाँ भी कोल्ड कंडीशन. दैट्स वाई अंटार्कटिका में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? पेंगुइन का नाम सुने हैं आप लोग, है ना. क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वे लोग ठंड प्रदेश में रह सकते हैं. वैसे ही यहाँ आर्टिक सर्कल के पास जाएंगे, आर्टिक ओशियन के पास जाएंगे तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. और वैसे ही यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, ओस्लो एंड सो मेनी, फिनलैंड, तो ये सभी पे क्या होता है? ठंड ज़्यादा पड़ती है और वहाँ ठंड से बचने के लिए दे नीड रेड मीट. इनको रेड मीट की आवश्यकता पड़ती है. और रेड मीट के अलावा क्या चाहिए इन लोगों को? गर्म वाली चीज़ें चाहिए, स्पाइसेस चाहिए. और ये जो रेड मीट है कैसे बनेगा? तो स्पाइसेस से बनेगा. स्पाइसी आप लोग सुनते हैं कि स्पाइसी बनाया जाए कोई चीज़, तो ये भी मेन रीजन से फिर से यहाँ से क्या मिल रहा था उन लोगों को? सिल्क, है ना. द नेक्स्ट इज इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया. इंडिया के वेल्थ में इमेंस जो थी उससे. नाउ हियर वी आर going to see the chronology of Europeans conquest of India. इंडिया आने में जो यूरोपियंस के सीक्वेंसेस क्या थे, क्रोनोलॉजी क्या थी, उनके बारे में बात करेंगे. द वेरी फर्स्ट वर्ड पोर्टुगीज. ओके, इन 1498. व्हाट वाज द डेट? इट वाज 18 मई व्हेन वास्को डी गामा केम टू इंडिया. ओके, और वे कहाँ से आए थे? तो यहाँ साउथ अफ्रीका का जो इलाका है यहाँ पे इधर से नेविगेशन करते हुए आए थे. यहाँ पे अफ्रीका, ये टोटल क्या है? अफ्रीका है. और यहाँ साउथ अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप है ना. यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में देखेंगे यहाँ पे तो पोर्टुगीज़ है, यानी पुर्तगाल है. उसका कैपिटल कहाँ है? लिस्बन. यहाँ से माइग्रेट करके वो आए थे. यहाँ से फिर यहाँ इंडिया वाले हिस्से में पहुँचते हैं. इंडिया वाला अरबियन सी
के पास इंडियन ओशियन से होते हुए और यहाँ कैलिकट में पहुँचते हैं। तो सबसे पहले वास्को डी गामा यहाँ है, देन द इंग्लिश इन 1600 द इंग्लिश मैन केम टू इंडिया। एक्चुअली एलिजाबेथ फर्स्ट गिवन राइट टू ट्रेडिंग इन इंडिया टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिल जाता है यहाँ अगर ट्रेड करने के लिए। किसके द्वारा मिलता है? तो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा मिलता है। देन द डच वर्ड कम हियर एंड इट वाज द ईयर 1602। सो 1602 में आते हैं हम लोग यहाँ डच, देन फ्रेंच 1664 में। एक्चुअली द लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी वर इन टोटली इंग्लिश, सो समवन कमेंट हियर कि सर आप प्लीज़ हिंदी में भी समझाया कीजिए। डेट्स वाई आई एम गोइंग टू हियर एक्सप्लेन इन हिंदी टू। ओके गाइज, ये बाई लैंग्वेज भी है हम लोगों के लिए। आई डोंट माइंड इफ़ आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश और इवन इन द हिंदी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं दोनों में बोल सकता हूँ, कंफर्टेबल हूँ। ओके, और आप लोग जिसमें सहूलियत होती है वैसे समझ लिया कीजिए। अगर किसी को दिक्कत है कि हिंदी नहीं पढ़ाइए तो कमेंट करें, तो मैं सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा दिया करूँगा। अदरवाइज मैं बाइलिंगुअल का इस्तेमाल किया करूँगा। ओके गाइज, सो हियर द डच द ईयर इज 1602 एंड द फ्रेंच यानी फ्रांस आता है कब? 1664 ईस्वी में इंडिया आता है। नाउ द वेरी फर्स्ट इट इज़ पोर्टुगीज। तो पुर्तगाल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। सो 1494 में 1494 में एक ट्रीटी होती है बिटवीन पुर्तगाल एंड स्पेन। स्पेन और पुर्तगीज में एक क्या होता है? ट्रीटी होता है। उसका नाम क्या है? टॉर्डेसिलास। याद रखेंगे हम लोग। डिवाइडेड नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बाय एन इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक ईस्ट ऑफ पोर्टुगीज एंड वेस्ट ऑफ स्पेन। एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है यहाँ पे, और किस बात के लिए? क्रिश्चियनिटी को लेकर के। अब जो इस साइड होंगे उनका अलग अलग डिवीजन होगा। ये इमेजिनरी लाइन थी, न कि रियल लाइन थी। अब ईस्ट में जो होंगे पुर्तगाल के लिए यहाँ क्या होंगे? ईस्ट में पुर्तगीज होंगे, और यहाँ पे स्पेन, इस साइड में स्पेनिश होंगे। ओके, नाउ कम टू वास्को डी गामा। सो वास्को डी गामा, यस गाइज, वास्को डी गामा reached Calicut via Cape of Good Hope in 1498 1498 and was warmly welcomed by Jamorin, that is ruler of Calicut, जो केरल का हिस्सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे गोवा के पास। तो वहाँ पे कालिकट पहुँचता है कौन? वास्को डी गामा। और कहाँ से आया था? यहाँ केप ऑफ गुड होप से होते हुए ऐसे आया था, है ना। यहाँ पे जमोरिन नाम के एक रूलर होते हैं जो इनका स्वागत करते हैं, और वे कालिकट के रूलर होते हैं 1498 में। और फिर क्या होता है यहाँ पे कि जब यहाँ आते हैं वास्को डी गामा, वापस जाते हैं, तो यहाँ से जो सामान ले गए थे जैसे पेपर हो गया, कार्डमम हो गया, और स्पाइसेस में जो भी चीज़ें आती हैं, है ना, तो यहाँ से जब ले गए थे वहाँ जा कर के वो 60 गुना फ़ायदे का इनका सौदा हुआ। सपोज़ यहाँ इन्होंने 1 लाख की वस्तुएं खरीदी थी, 1 लाख की, है ना, और जा कर के उसको 60 लाख में इन्होंने बेच दिया। तो सोचिए 59 लाख का फ़ायदा इनको हुआ। इट वाज वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर एनी ट्रेडर। ओके, कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा मुनाफा है ये। इस कारण से ये दोबारा आते हैं 1502 में। सो बाई 1502 वास्को डी गामा सेकेंड विजिट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशंस एट कालिकट, कोचिंग एंड कैनोर। जब 1502 में आते हैं तो इनको मुनाफा हो चुका था, डेट्स वाई ये आकर के यहाँ पे अब ट्रेडिंग स्टेशन स्थापित करते हैं, जैसे कालिकट में, कोचिंग में और कैनोर में। ओके, एंड ऑल्सो फोर्टिफिकेशन ऑफ द सेम। और उस समय इन्होंने नगरीकरण का नहीं होता है, घेरेबंदी का, कि ये स्थान मेरा है, यहाँ पे मैं व्यापार करूँगा, ऐसी चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी। नाउ
पुर्तगाल अनलाइक अदर ट्रेडर्स वांटेड टू मोनोपोलाइज ट्रेड इन इंडिया। अब ये चाहते थे कि उनकी मोनोपोली इंडिया में हो, किस लिए? तो व्यापार करने के लिए। मोनोपोली यानी उनको एक अधिकार मिल जाए कि सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इट वाज पेड्रो अल्वारेज कैब्रल एस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट कालीकट इन 1500। कालीकट में जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आते हैं, ये पहली कंपनी स्थापित करते हैं कब? 1500 ईस्वी में। कहाँ? कालीकट में। इमार्क्ड द एरा ऑफ यूरोपियंस रूल ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इन्होंने ही इंडियन कॉन्टिनेंट पे सबसे पहले एक एरा शुरू करते हैं। क्या चीज़ के लिए? तो यूरोपियंस रूल क्या। फिर देखते हैं हम लोग फ्रांसिस डी अल्मेडा के बारे में। फ्रांसिस डी अल्मेडा 1505 से 1509 तक यहाँ पे रहते हैं। इट वाज फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। So he was the first Portuguese governor in India and initiated blue water policy. It is very important for all students because blue water policy was very important things in the history. It is also called Cartesian system. Cartesian system, and what was the Cartesian system? Was to be powerful at the sea instead of the building forts or Indian land. इसमें क्या था कि ये लोग वाटर पॉलिसी जो थी इसमें पहले समुद्री पे अधिकार चाहते थे, जिससे कि जो भी नेविगेशंस हो वहाँ से जो भी ट्रेडिंग हो उन पे उनको टैक्स मिले। सो हियर कार्टेज सिस्टम नेवल ट्रेड लाइसेंस और पास इशूड बाय पोर्टुगीज इन द इंडियन ओशियन। यस, उनको क्या मिले? जब पास दे देंगे तो उनको टैक्स मिलेगा इस पे, है ना। फिर हम लोग देखते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में। यस गाइस, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक ये रहते हैं और कंसीडर टू बी द फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। सो इनको कंसीडर किया जाता है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर, और इन्होंने ये जो बीजापुर था तो इसका हिस्सा था यहाँ पे गोवा, उसको क्या कर लिया? कैप्चर्ड कर लिया। and persecuted Muslims, captured Vatkal from Sri Krishna Dev Rai 1510 अब विजयनगरा। वैसे ही यहाँ नीचे जाएंगे तो विजयनगर साम्राज्य था, है ना। वहाँ पे कृष्णदेव राय का शासन चल रहा था। वहाँ पे 1510 में ये क्या करते हैं? उनसे भटकल वाला भटकल का इलाका भी एक्वायर कर लेते हैं। ओके, फिर हम लोग देखते हैं इसमें इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ मैरिंग विद द नेटिव ऑफ इंडियंस। यहाँ पे इंडियंस जो थी औरतें, उनमें से कुछ विधवाएं भी थी, उन लोगों से भी इवन ये लोग शादी करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे थे, जिससे कि उनके लोग यहाँ हो जाएं और आबादी बढ़े तो उनका शासन में कोई मुकाबला नहीं कर सके, है ना। तो वे लोग इनिशिएटेड कर रहे थे क्या? पॉलिसी मैरिंग विद द नेटिव्स ऑफ इंडियंस। जो यहाँ इंडियन औरतें थीं, जैसे भी औरतें हों, है ना, इवन गर्ल्स हों, इवन औरत हो, इवन सती होने वाली औरत हो, वैसे सभी से ये लोग शादी कर रहे थे। बैंड प्रैक्टिस ऑफ सती इन हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर से ये लोग सती प्रथा को भी एबॉलिश कर रहे थे, रोक रहे थे, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे क्या हो? इनकी जनसंख्या में आसानी से वृद्धि हो सके, है ना। अल्बुकर्क died in 1515, leaving Portuguese as strongest naval power in India। जब 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है, तब तक यहाँ वो एक बहुत बड़ी आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, नेवल आर्मी, यानी नेवल जो थी पावर इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, किसकी? पोर्टुगीज साम्राज्य की। एंड द लास्ट इज निंदा कुन्हा 1529 से 1538 तक रहते हैं। शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530। सबसे पहले इनका कार्य क्या होता है कि कोचिन से गोवा एक कैपिटल शिफ्ट करते हैं, एंड गोवा बिकेम कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज सेटलमेंट इन इंडिया। और इस तरह से गोवा अब कैपिटल बन गया पोर्टुगीज साम्राज्य का इंडिया में। इन हिज रूल दीव एंड बेसिन कम अंडर द पोर्टुगीज ऑक्यूपेशन फ्रॉम द गुजरात किंग बहादुर शाह। सो बहादुर शाह
जो पोर्टुगीज समय में गुजरात के किंग हुआ करते थे, उनसे ये ले लेते हैं दीव और बेसिन। अब ये अंदर में आ जाता है किसके, तो पोर्टुगीज साम्राज्य के। बहादुर शाह गॉट किल्ड इन 1537 एट दीव वाइल नेगोशिएटिंग विद द पोर्टुगीज। बहादुर शाह की हत्या हो जाती है जब वो 1537 में निगोशिएट कर रहे होते हैं कहाँ पे, तो पोर्टुगीज़ से कर रहे होते हैं ना, तब उनकी हत्या हो जाती है। ड्रामेटिक लीडर हु एक्सपेंडेड टेरिटरी बियॉन्ड वेस्टर्न कोस्टल रीजन एंड पोर्टुगीज पावर एक्सपेंडेड टू ईस्टर्न कोस्ट ड्यूरिंग हिज टाइम। इन्होंने अपने साम्राज्य को वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों साइड में क्या किया, एक्सपेंड किया। नाउ द फर्दर इज religious policy of the Portuguese. Initially hostile only towards Muslim, later towards Hindu. Also in 1579, missionaries were sent to convert the Emperor Akbar to Christianity. शुरुआत में ये लोग मुस्लिम को टारगेट कर रहे थे कन्वर्जन के लिए, फिर ये लोग हिंदू को कन्वर्ट करने पे लगे, और 1579 में तो यहाँ तक हो गया कि वे लोग मिशनरीज़ को भेजने लगे अकबर को कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन द पोर्टुगीज़ इन इंडिया। इंडिया में पोर्टुगीज़ का डिक्लाइनेशन क्यों हुआ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज इन इजिप्ट। इजिप्ट में बहुत सारे डायनेस्टीज जो पावरफुल उभर करके सामने आए, और पर्सिया, नॉर्थ इंडिया एंड अपीयरेंस ऑफ द मराठाज एज नेबर्स। और वहीं पे मराठा जो है यहाँ पे उभर करके सामने आते हैं, और क्या करते हैं ये लोग, मराठा लोग यहाँ पे अब फाइट करने लगे आकर के। Political fears arose by the activities of Jesuit missionaries and hearted persecutions such as Inquisition that caused reaction against Portuguese spiritual pressure. अब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी सामने आती है। अब इसमें क्या होता है कि ये लोग चाहते थे कि अपने आप को धर्म से जोड़ करके जो मुद्दा था उससे दूर रहना चाहते थे, बट धर्म तो धर्म होता है, किसी को भी परेशान कीजिएगा तो उसमें धर्म की बात आ ही जाती है। राइज ऑफ द इंग्लिश एंड डच कमर्शियल एम्बिशंस चैलेंजिंग द पोर्टुगीज सुपरमेसी। अब यहाँ पे इंग्लिश और डच जो है कमर्शियली एम्बिशियस हो गए, उनके एम्बिशंस बढ़ गए, इसलिए ये चैलेंजिंग हो गया पोर्टुगीज सुपरमेसी के लिए। And rampant corruption, greed and selfishness along with the piracy and clandestine trade practices of the Portuguese administration in India. अब इसमें जहाँ भी होता है तो पायरेसी की बात आ जाती है ना, करप्शन की बात आ जाती है, लोगों में लालच बढ़ जाता है, तो ये भी एक कंडीशन था उनके डिक्लाइन होने का। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट, डिवीजन, इट इज़ डाइवर्जन ऑफ पोर्टुगीज colonies ambitions towards the west due to the discovery of Brazil. अब इस समय तक इन लोगों को ब्राज़ील में सफलता मिल चुकी थी, यानी साउथ अमेरिका जो है वहाँ पे ये लोग अब जा कर के कॉलोनी स्थापित कर लेते, तो अब इंडिया पे ध्यान देना कम कर दिया। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टुगीज़, क्या सिग्निफिकेंस रहा उनका, इसके बारे में भी बात हम लोग कर लेते हैं। Portuguese not only initiated what might be called the European era, it marked the emergence of naval power. पोर्टुगीज़ ने ही यूरोपियन एरिया की शुरुआत की थी, और ये तो कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा इन्होंने क्या की थी, नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन ऑन शिप, कैनन जो होता है उसको शिप पे इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। एंड द पोर्टुगीज़ वर मास्टर्स ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्निक्स एट सी, देयर मल्टी डेस्क शिप वर हैवली कंस्ट्रक्टेड। इन्होंने टेक्निक इतना अच्छा बना लिया सी में जहाज़ उतारने के साथ साथ कि वे लोग मल्टी डेस्क शिप्स भी बनाने लगे थे। मिशनरीज एंड द चर्च वर आल्सो टीचर्स एंड पैट्रॉन्स इन इंडिया ऑफ द आर्ट्स ऑफ द पेंटर, कार्वर एंड स्कल्पचर। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट इतना याद रखेंगे इसमें कि चर्च और जो मिशनरीज थे वो लोग भी अब यहाँ पे पार्टिसिपेट और अपने रोल को दिखाने लगे।
The Portuguese skill at organizations as in the creation of royal ascensal and dockyards and the maintenance of the regular system of pilots and mapping and pitting state forces against private merchants. Shipping and was more noteworthy, not important. Introduce Europeans art ऑफ वारफेयर, इन्होंने यूरोपियन आर्ट जो वारफेयर का होता है उनको इंट्रोड्यूस किया. एंड द आर्ट ऑफ द सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ फ्लोरिस्ड एट गोवा. अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है कि गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ का रोल कब इम्पोर्टेंट हो गया, क्यों ये समाज में विकसित हुआ, तो यूरोपियंस के कारण ही हुआ है ना, यूरोपियन के कारण ही हुआ और गोवा में ये विकसित हुआ. नोट में पोर्टुगीज वर फर्स्ट टू केम इन इंडिया एंड लास्ट वन टू लिव इंडिया. 1498 में आते हैं और 1961 में ये लोग वापस जाते हैं, जबकि आज़ाद हम लोग हो चुके थे कब, 1947 में. तो अंग्रेज़ के बाद भी ये लोग यहाँ थे गोवा में, उसके बाद ये लोग जाते हैं सबसे लास्ट में. नाउ हियर सम थिंग्स ऑल्सो गिवन हियर. मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ जिससे कि आसानी हो पढ़ने. यस, वाई अ सी रूट टू इंडिया. इंडिया आने के लिए उन लोगों ने सी रूट ही क्यों चुना. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप लोग मैप देखिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे लैंड वाला इलाका जो है ना काफ़ी टफ है जाना, कभी जंगल कभी पहाड़ एंड सो मैनी थिंग्स. फिर कंट्रीज का उस पर आधिपत्य, जिससे कि वहाँ टैक्सेस भी लग सकते थे. सो वेरी फर्स्ट इज स्प्लिट ऑफ रेंसा इन 15th सेंचुरी यूरोप. यूरोप में 15वीं सदी में रेंसा की शुरुआत होती है, यानी पुनर्जागरण की शुरुआत होती है. फिर तो अब दिक्कत होने वाली थी इन लोगों के लिए. वहाँ पे जब जो भी अपने अधिकारों को जानना शुरू कर देगा तो वो आप उसको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हैं, है ना. यूरोपियंस इकोनॉमी ग्रोइंग रैपिडली लीडिंग टू प्रोस्पेरिटी एंड डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मीट रिक्वायर्ड स्पाइसेस फॉर परिवार. इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि वो लोग अब इकोनॉमिकली ग्रोइंग कर रहे थे बहुत जल्दी और अपने डिमांड जो थे लग्जरी गुड्स के लिए, जैसे कि मीट वगैरह स्पाइसेस का इस्तेमाल करके बनाना, इन सब बातों के लिए भी ये ज़रूरी था. कैप्चर द कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 एंड सीरिया एंड इजिप्ट लेटर बाय द ओटोमन टॉक्स कॉलिंग फॉर ए न्यू रूट टू सी रीच इंडिया विदाउट डीलिंग विद द अरब्स एंड टूर्स. देखिए 1453 में क्या होता है, कुस्तुनिया का पतन शुरू होता है ना. कुस्तुनिया हिंदी में कहते हैं, वाइल इट इज़ इन इंग्लिश कॉन्स्टेंटिनोपल. ओके, तुर्की का ये जगह है. अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आधिपत्य हो गया, कैप्चर हो गया, तो तुर्की और अरब से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, सी रूट खोला. सी रूट, ये मेरा अलार्म था 6:30 का. इट इज़ वेरी गुड मॉर्निंग. अभी सुबह ही है ना, 6:30 हुआ है, तो मैं अपना वीडियो कर रहा हूँ. अब इनसे बचने के लिए इन्होंने, अब यहाँ ऑटोमन जो साम्राज्य था वो यहाँ पे हस्तक्षेप कर देता, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, सी रूट को खोज निकाला, है ना. वेनिस एंड जिनेवा टू स्मॉल टू स्टैंड अप टू टॉक्स. वेनिस जो था और जिनेवा जो था ये बहुत छोटे थे उनसे फाइट करने के लिए, है ना, उनके सामने खड़े होने के लिए. स्पेन एंड पोर्टुगल एलाइड added with money and men by the North Europeans by ships and the technical knowledge by the Jonis. अब यहाँ पे इन लोगों के पास शिप्स और टेक्निकल नॉलेज भी हो गई थी, तो ये आसानी से यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते थे खुद को. एंड द लास्ट पॉइंट इज द पोर्टुगीज द pioneers followed by the Dutch, English, Danes, French respectively to reach India. These were the chronological order by which they came to India. Okay guys, मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे और आप लोग अच्छे से समझे होंगे. अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको जल्द ही मैं सुधार कर लूँगा उसको, है ना. ओके गाइस.